आज मैं आपको बताऊंगा कि OSF रजिस्ट्री के अंदर ओपन साइंस फ्रेमवर्क के ऊपर आप लोग अपना प्रोटोकॉल, किसी भी सिस्टमेटिक रिव्यू का प्रोटोकॉल जो है वो रजिस्टर हुआ है वो किस तरह नजर आता है, और दूसरा ये कि किस किस तरह की आपको फील्ड्स जो है वो फिल करने पड़ते हैं प्रोटोकॉल को रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप होम पे आते हैं, मैं यहाँ से जरा देख लेता हूँ। हाँ यार, ये तो यहाँ पे ना आपके पास ये तो मेरी रजिस्ट्रेशन नजर आ रही है नीचे, जो मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है। मैं इसको बाद में क्लिक करूंगा, बट जब आप होम पे आते हैं अपने आप को लॉग इन करके साइन अप करके, तो ये आपको ना ऑप्शन दे रहा होता है न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ना टाइटल ऐड कर देते हैं आप, लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन आप ये बाय डिफॉल्ट यही रहने देते हैं, और आप यहाँ पे दे देते हैं कि उसका टेम्पलेट कौन सा होगा। ठीक है, ये मतलब नीचे जो है ना, जैसे हम, ये भी ऑप्शनल होता है कि टेम्पलेट आप कोई देना चाहते हैं या नहीं। OSF ने अपनी सब फील्ड्स दिए होते हैं जिसके अंदर आप एक्चुअली जो है ना वो टेम्पलेट OSF का अपना ही है सिंपली। ठीक है, तो जो मैंने आपको टेम्पलेट भी शेयर किया था एक प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वो एक जनरल सा टेम्पलेट है, उसकी काफी सारी फील्ड्स जो हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं, बट उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन OSF मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल आप डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये जी मेरा एक सिस्टमेटिक रिव्यू है, इसकी टॉपिक ये है, ये एक जनरलाइज सिस्टमेटिक रिव्यू है जिसमें मैं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप ये कर लेते हैं ना, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। मैं जरा ओपन कर लूँ, ये आपका टाइटल आपके सामने आ जाता है। ये टाइटल आपके सामने आ जाता है, दिस इज माई टाइटल, मैंने ऐड किया, मैंने उसका बैकग्राउंड मैंने ऐड करना है। लेट्स से ठीक है जी, हाँ नीचे आते हैं। ये तो मेरी हिस्ट्री आ रही है कि मैंने कब स्टार्ट किया और कब इसको, ये है देखें जी, ये टाइटल है। ठीक है, और दिस इज द मेटा डाटा, ये मेरे प्रोजेक्ट का मेटा डाटा है। ठीक है, ये टाइटल आ गया, ये मैं जब एंटर किया, जो मैंने आपको टैब ओपन करके दिखाई थी, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, एक तरह से कह लें कि ये वो पूरा अब्स्ट्रैक्ट है, आप अपने आर्टिकल का अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, उसमें बैकग्राउंड बता दें, उसका जो है वो अपने आर्टिकल का बैकग्राउंड बता दें, सॉरी टॉपिक जो है आपका उसका बैकग्राउंड बता दें, मेथड्स बता दें, उसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं या जो रिजल्ट्स आपने, अगर तो आप फ्यूचरिस्टिक आप कह रहे हैं कि मेरी प्रोस्पेक्टिव स्टडी है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये कि प्रोटोकॉल आप पहले सबमिट करवा रहे हैं, पेपर आपका बाद में जो है वो सबमिट होगा, तो फिर आप एक्सपेक्टेड बताएंगे सारा कुछ कि ये चीजें होंगी इसके अंदर। ठीक है, बट अगर जैसे मेरे केस में मैंने ये सारा कुछ कर लिया हुआ था, मैंने बाद में ये प्रोटोकॉल रजिस्टर करवाया, तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ बता दिया जो मैंने किया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा जी मैंने कितने आर्टिकल्स को, मैंने 6 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो एड्रेस किया है। यहाँ पे मैंने जो है वो 43 पेपर्स, एक्चुअली मेरे पास रिकॉर्ड जो थे वो 83 थे, बट उसमें से मैंने प्रिज्मा फ्लो डायग्राम का यूज करते हुए 43 पेपर्स को जो है वो सिलेक्ट किया, और उसमें मैंने कुछ टूल्स का यूज करते हुए रिस्क ऑफ बाइस को एनालाइज किया, फिर मैंने उसके रिजल्ट्स को, रिस्क ऑफ बाइस के रिजल्ट्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो ये सारा ना एक तरह से मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई। बट अगर आप कह रहे हैं कि आगे अभी आपने ये रिजल्ट्स किए ही नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं किए, तो फिर आप एक्सपेक्टेड बता रहे होते हैं कि ये चीजें मैंने करनी है, ये टूल्स मैंने यूज करने हैं, और उसकी मैं कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो काउंट कर रहा हूँ, मैं कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ या समरीज जनरेट कर रहा हूँ, जो भी आप करना चाह रहे होंगे यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा टैग्स वगैरह वो आपसे कहता है कि जैसे हम कीवर्ड्स नहीं ऐड करते तो आगे आपसे टैग्स मांगता है, मैंने वो टैग्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये वो मेटा डाटा है जो मैंने शुरू में ऐड किया। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान में रखनी है कि कंट्रीब्यूटर्स वो मांगता है आपसे। ठीक है, ये जब आप अगली टैब पे जाते हैं ना, उससे अगली टैब पे, मैंने वो क्रिएट पूरा नहीं करना चाहा, इसलिए कि मैं चाह रहा था कि आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दूं। उससे आगे ना वो इस टैब के बाद आपसे मांगेगा हाउ मेनी कंट्रीब्यूटर्स आर देयर। ठीक है, आप अपने सुपरवाइजर का, जैसे लेट से मैं आपको सुपरवाइज कर रहा हूं, अपने सुपरवाइजर को कंट्रीब्यूटर बना दें, खुद अपना नाम ऐड करें, अपने सुपरवाइजर को कंट्रीब्यूटर बनाएं, अपने को सुपरवाइजर को कंट्रीब्यूटर बनाएं। समझ आ रही बात की? और अपने जो लीड है, मतलब अपने लीड को साथ ऐड करें, अपने 2 मेंबर्स
में, मतलब 5 भी बन सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और आपसे ना एक यहाँ पे एक यहाँ पे ये चीज भी वो मांग रहा होता है। जैसे लेट से मैं एडिट में जाता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें एडिट में अगर आप जाएंगे तो मुझे भी ये शो हो रहा है, जस्ट मुझे जरा आप बता दें कि ये चीजें आपको शो हो रही हैं जो मैं पॉपअप विंडो ओपन होती है। एनीवन? यस सर, शो हो रहे। अच्छा चलें, ये देखिए बेटा, ये इसमें ना ये अगली चीज वो पूछता है कि आप ऐड करें। जैसे मैंने कहा मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, और ये ना कंसेंट होती है। जैसे मैंने अपने सुपरवाइजर से पूछा कि सर आपने भी एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, आपने इसको एडिट करना है, यानी उसने कहा कि नहीं आप ही इसको एडिट, आप ही मैनेज करें सारे को। तो इसलिए मैं, आप कंसेंट ले लें, जैसे टीम लीड या मैं हूं, तो आप मुझे एडमिनिस्ट्रेटर साथ, मतलब मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये कि अगर वो कुछ गलतियां देखे तो उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है। उनके मेंबर्स वो जस्ट इसको रीड कर सकते हैं। समझ आ रही है ना बात की? तो दिस इज द वे। आप एडमिनिस्ट्रेटर जो है दूसरे अकाउंट्स को मैनेज भी कर सकता है, कि मैं उनको डिलीट भी कर सकता हूं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई मैं ये करूंगा। आप फर्दर कंट्रीब्यूटर्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोटोकॉल रजिस्टर होने के बाद भी हो सकता है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोटिस बिफोर रजिस्टरिंग योर प्रोटोकॉल, ये कि आपका जो टाइटल हो ना, वो फाइनल टाइटल हो, ठीक है। अब देखिए ये टाइटल जब आप इस यहां पे कहेंगे ना, मैं ये करना चाह रहा हूं, चेंज करना चाह रहा हूं, ये पता क्या होगा, ये होता मसला ये आता है कि इसका न्यू वर्जन क्रिएट हो जाता है। ये मैंने इसकी गाइडलाइंस में पढ़ा था। तो न्यू वर्जन वो पूरे पूरे प्रोटोकॉल को कहता है कि ये टाइटल, इसका मतलब है टाइटल चेंज हुआ तो इसमें अंडरलाइन टेक्निक्स भी चेंज हो गई, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो आपका टाइटल हो वो फाइनलाइज टाइटल हो। आप बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ये चेंज करेंगे तो वो एडिटेड इसको शो करेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको डीओआई मिल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो मुझे मिला हुआ है। तो टाइटल को ना कोशिश करें कि आपका जो टाइटल हो वो फाइनलाइज्ड टाइटल हो, इन केस ऑफ बहुत ही मजबूरी हमें ये चेंज करना पड़े। ये ना अच्छा नहीं होता किसी एक प्रोटोकॉल के लिए कि वो दोबारा दोबारा रिवाइज करना पड़े हमें। ये भी एक चीज ध्यान में रख लो कि रजिस्ट्री के ऊपर जाके हम दोबारा दोबारा उसका टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके मेथड्स, हर चीज रिवाइज करना शुरू कर दें, ठीक है। ये मैंने कहीं पे ये डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोशिश करें कि आपका 99% जो है आपका प्रोटोकॉल जो है वो पूरी गाइड हो आपके पेपर की, आपको उसको चेंज ना करना पड़े, ठीक है। और इतनी ये स्ट्रिक्ट भी नहीं है चीज कि अगर आपने पेपर में कोई अंडरलाइन एक दो चीजें चेंज किया तो आप प्रोटोकॉल को हर बार जाके चेंज करें। समझ आ रही है ये बात? आपने फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़हन में रखनी है। तो कोशिश करें कि अलाइन रहें, जो मेन टेक्निक्स, जो मेन आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर चीजें बताई हैं आप उनका यूज करें। और इसमें ये कोई आपने मॉडल तो डेवलप करने नहीं होते, ना ही आपने जो है न्यू टेक्निक्स इंप्लीमेंट करनी होती हैं। आपने तो एनालिसिस, जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स है उनका एनालिसिस करना होता है बाय यूजिंग डिफरेंट टूल। जैसे मैंने कहा, मैंने मेडिकल डोमेन के अंदर ये बहुत यूज होता है, प्रोबास्ट एआई, क्लेम टूल, इनका यूज करके मैंने एग्जिस्टिंग स्टडीज को एनालाइज किया है, ठीक है। उनके अंदर रिस्क और बाइस को फाइंड करने की कोशिश की है। समझ आ रही है? तो जी, दीज आर द थिंग्स। तो आपने कोशिश ये करना होता है कि क्लैरिटी के साथ, और ये एक चाहे एक बहुत हैवी स्टडी नहीं है, बट जो आपने काम किया वो क्लैरिटी के साथ आपके प्रोटोकॉल में डिस्कस किया गया हो कि ये मेन टेक्निक्स हैं, ये इंक्लूजन क्राइटेरिया, ये तो सिर्फ अभी मैं आपकी ना आपको डिस्क्रिप्शन पेज दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी बड़ी चीजें आएंगी। फिर इसके बाद वो टैग ऐड करने को कहता है, और उसके बाद वो कहता है सब्जेक्ट्स वगैरह या इसकी जो आती हैं इसके अंदर टर्म्स वगैरह या जो कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स का मतलब ये, यहाँ पे जो सॉरी ये टैग्स हैं, कीवर्ड्स हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब ये कि वो आपसे पूछता है कि आपकी डोमेन कौन सी है। तो ये ना बहुत सारी डोमेन्स यहाँ पे दे रहा होता है, आपने स्पेसिफिक रहना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले सिलेक्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, उसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स और आ रही थी। मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया, फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने मेडिकल और हेल्थ साइंस सेलेक्ट किया, फिर डिजीज, फिर मेरे ख्याल में कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिकल साइंस एक ही लेवल पे आ रहे थे, ये दोनों सेलेक्ट किए। अगर मैं एक डिलीट करता था तो फिर दोनों डिलीट हो जाती थी। तो इसलिए मैंने कभी कभी आपको लगता है कि ये जो है ना वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो मिक्सअप हुए हुए हैं। तो आपका ना जैसे फिजिकल और मैथमेटिक्स, ये कंप्यूटर साइंस, ये एक ही हेडर के अंदर आ रहे थे,
मुझे हर हाल में इन दोनों को सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो मैंने इसलिए फिर मैंने नीचे जाके जब डिजीज सेलेक्ट किया, आई डिजीज और इस तरह की ये सारी टैग जो पॉसिबल सब्जेक्ट्स मैं कह सकता था कि मेरे रिलेटेड हैं मेरे टॉपिक से, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अच्छा, ये देखें जैसे ना यहाँ पे इन इन टॉपिक्स के अंदर आपको अब आइडिया हो जाएगा कि मैंने सबसे पहले दो ये मेन हेडिंग्स सेलेक्ट की, फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स। फिर उसके अंदर सेलेक्ट किया ये डिफरेंट थी, मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस। अब देखें इस फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर ना मेरा कंप्यूटर साइंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा था, ठीक है। मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर ये जाके ये कंपो बना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसी तरह ये कंप्यूटर साइंस भी ये मैंने अदर कंप्यूटर साइंस किया था, तो ये एआई वगैरह आया। तो अब फिर मैंने मेडिसिन सेलेक्ट किया, मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस। तो फिर उसके बाद मुझे सब कैटेगरी उसकी मिली मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस के अंदर डिजीज, फिर आई डिजीज। तो ये मैंने हर वो पॉसिबल टैग ऐड करने की कोशिश की, सब्जेक्ट ऐड करने की कोशिश की जो मेरी डोमेन से रिलेट कर रहा था। इन सिंपल मैं ये आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ये मेटा डाटा था। अब मैं आपको आता हूं मेन जो मैंने जो मेरी सबमिशन हुई है उसकी तरफ। अच्छा, मेटा डाटा पेज के बाद वो आपको कहता है कि ये देखिए ये सारा मेटा डाटा पेज साथ में शो हो रहा है, ठीक है। ये मेटा डाटा पेज है जो मैंने अभी उधर आपको दिखाया है, ये उस क्रिएटेड, अपडेटेड और इसका लेसन्स और इसका जो है ना एफिलिएशन और ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे ख्याल में मैंने अपने अकाउंट से शो किया हुआ है, तो इसलिए नहीं हो रहा। मैं आपको इसका डीओआई शेयर करूंगा। जब मैं आपको डीओआई शेयर करूंगा तो आप भी इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, तो आपको डीओआई एक्चुअली शो हो रहा होगा। समझ आ रही ना बात की? मैंने कुछ इंफॉर्मेशन अभी ऐड नहीं की हुई, जैसे कि ये डीओआई जो है ना ये मुझे नहीं शो हो रहा। जैसे लेट्स से जब मैं इधर आता हूं, अच्छा ये तो मेटा डाटा पेज आ गया। असल पेज प्रोटोकॉल का पेज यहां पे आता है। रजिस्ट्रीज, माय रजिस्ट्रेशंस मेरे ख्याल में यहां पे जाके ना ये माय रजिस्ट्रेशंस, ठीक है जी, दिस इज माय रजिस्ट्रेशन। ले जी, ये अब मेरा पूरा प्रोटोकॉल है जो यहां पे रजिस्टर हुआ है। अब आपने देखना है, ये देखें एक्सेप्टेड आ रहा है ना सारी वो डिटेल। एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है, मतलब ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी तरफ। और उन्होंने वो यहाँ पे डीओई भी मेरे ख्याल में, क्योंकि वो जो मैं पहले मैंने खोला हुआ था वो एडिटेड वर्जन था जो मैं एडमिनिस्ट्रेटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर रहा था, ठीक है। ये एडिट होने वाला वर्जन नहीं है, ये वो है जो पब्लिश हो चुका है। अब देखें अगर मैं पीछे जाके चेंज करूंगा ना तो वो दूसरा वर्जन क्रिएट हो जाएगा, वो कहेगा कि ये इस वाले वर्जन में आपने चेंज कर दी है, ठीक है। तो लेट्स से एक मिनट में जरा बेटा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्टॉप लेना पड़ रहा है कि लैपटॉप की चार्जिंग जो है वो मुझे आपने यहाँ से याद रखना है कि इसको कट कर देना, ठीक है। लैपटॉप की चार्जिंग में जरा लगा लूं, ये बिल्कुल लो होगी। अच्छा, लेट्स से मैं क्या कह रहा था बेटा, वो ये था कि अब ये मैंने सारा पहले आपको बता दिया कि ये इसकी डिस्क्रिप्शन है और ये इसका जो है वो पूरा टॉपिक है और जो टाइटल है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूं मैं इसको व्यू करना चाह रहा हूं। देखें जिस ये नीचे आ जाते हैं, ये देखें। अब व्यू के अंदर जब मैं आऊंगा, ये देखें, अब जब मैं व्यू के अंदर आया हूं मुझे सारी डिटेल वो मुझे देगा कि क्या आपको इस प्रोजेक्ट की जो है वो डीओआई मिल चुका है। जी मुझे मिल चुका है। ये डीओआई मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। ये आपको भी रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा प्रोटोकॉल तो आप लोगों को भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं पहले आपको जो एडिट होने वाला वर्जन था एडमिनिस्ट्रेटर साइड पे वो आपको शो करवा रहा था, ठीक है। ये इंटरनेट लिंक होता है जो आप सबको नजर आएगा, तो आप लोग कभी भी जाके ओपन करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि सर ने कैसे क्या क्या चीजें ऐड की हुई हैं किस किस जगह पे। अच्छा, उसके बाद उसने कहा जी हाँ यहां से स्टार्ट होता है आपका लैंडिंग पेज, यहाँ इसको कहते हैं लैंडिंग पेज। ये इसने उसने कहा इंटेंडेड यूज किया, ये चीजें पहले से दी हुई है, ठीक है। ये आपकी नहीं है, ये एक तरह से इंटेंडेड यूज ये मैंने खुद ऐड किया कि ये मेरा एक जनरलाइज जो है वो सिस्टमैटिक रिव्यू है आई डिजीज से ऊपर। और ये वाला उनका जो है लैंडिंग पेज से रिलेटेड जो जिन्होंने ये मतलब जनरलाइज प्रोटोकॉल को डिजाइन किया है इसके टेम्पलेट को, ये उनकी साइटेशन है,
ठीक है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वो साइटेशन है जो मेन जिन्होंने ये डिजाइन किया हुआ इंटरफेस प्रोटोकॉल को करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ द रिव्यू, ये अब मुझसे पूछे जा रहे हैं सवाल, ठीक है, कि आपके रिव्यू मेथड्स क्या है, ठीक है। और रिव्यू मेथड्स के अंदर ये रिव्यू मेथड मेन जो आप कह लें कि हेडिंग है, इसके अंदर देखें पहला सवाल है टाइप ऑफ द रिव्यू। तो मैंने अपने ना रिव्यू की टाइप इंसर्ट की हुई, ये मैंने जवाब दिया है उसका, ठीक है, कि दिस रिव्यू इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू विद नैरेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव सिंथेसिस विद स्टैटिस्टिकल मेजर्स, रिव्यूअर्स एग्रीमेंट, द रिव्यू फॉलोड द प्रिज्मा, ये फ्रेमवर्क का जो मैंने फॉलो किया है, 2020 गाइडलाइंस, रिस्क ऑफ बाइस एंड टेक्निकल रिगर असेसमेंट टूल्स। ये एक तरह से आप कह लें कि 2-4 लाइनों के अंदर आपने अपने रिव्यू की टाइप बता दी, ठीक है। मेन टाइप तो ये है कि नैरेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। रिव्यू स्टेजेस, ये मैंने अपने रिव्यू के स्टेजेस, उसने ये पूछा हुआ है कि रिव्यू की स्टेजेस क्या है, ये मेन हेडिंग ये है रिव्यू मेथड्स की, ठीक है। आपको नजर आ रही होगी, आपको फील्ड नजर आ रहे होंगे, बट आपने ये इस तरह का डाटा ऐड करना है जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि ये रिव्यू स्टेजेस हैं मेरे रिव्यू की, क्या है, सर्च, स्क्रीनिंग, एक्सट्रैक्शन, सिंथेसिस, क्वालिटी असेसमेंट एंड रिजल्ट्स रिपोर्टिंग, ठीक है जी। ये मेन आमतौर पे ना ये जनरल रिव्यू स्टेज जो जितने भी सिस्टमैटिक रिव्यूज हैं उनकी स्टेजेस इसी तरह की होती हैं, मोर और लेस, ठीक है। करंट रिव्यू स्टेज, मैंने कहा जी मेरा तो जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, मेरा काम जो है वो रिजल्ट्स रिपोर्टिंग के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें ना आपने फेयर इनफ रहना होता है कि आपने कितना काम कर लिया है, समझ आ रही है बात की। आपने ये नहीं इसमें कहना होता कि जी मैं, मतलब आपने कोई 2 नंबरी नहीं करनी। रिव्यू कंप्लीट हो चुका है और मैं कहूँ जी मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने आपको प्रोस्पेक्टिव शो करवाने के लिए, तो वो जर्नल, जब जर्नल में हम सबमिट करवाते हैं तो जर्नल को पता चल जाता है कि रिव्यू तो अभी इसका पिछले महीने पब्लिश हुआ है और इसने 1 महीने में पेपर भी तैयार कर लिया। तो इसलिए आप फेयर इनफ रहें कि कौन सी स्टेज है, आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया, सिंथेसिस कर लिया, जो भी है आप अपनी स्टेज एज इट इज लिख दें। जैसे मैंने कहा कि मेरी अब रिजल्ट्स रिपोर्टिंग की स्टेज भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो उस वक्त जब मैंने ये रजिस्टर किया था तब मैं रिजल्ट्स रिपोर्टिंग स्टेज के ऊपर था, ठीक है, सितंबर के अंदर, सितंबर की 25-26 को, ठीक है। तो स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट सितंबर, मैंने कहा सितंबर में ये एंड हो जाएगा और सितंबर में वाकई एंड हो गया। अब सिर्फ फॉर्मेटिंग वगैरह और पेपर जो है हम सबमिट करवाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जर्नल के अंदर। तो बैकग्राउंड क्या है, ये आपके बैकग्राउंड है, ये आपकी स्टडी का, ठीक है। तो मैं आपको फिर दोबारा कहूंगा, कोशिश करें इससे थोड़ा बैकग्राउंड दे दें, बट खुद लिखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव करके इधर लिखें, कॉपी पेस्ट ना करें। जितना कॉपी पेस्ट करेंगे उतना वो एक तरह से रियलिस्टिक जो है वो व्यू से अनरियलिस्टिक की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चंस, मैंने बताया जी मेरे प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चंस 4 हैं, मैंने ये ना 4 क्वेश्चंस यहाँ पे बताए और 2 मेरे सेकेंडरी रिसर्च क्वेश्चंस हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप यहाँ पे ना उन्होंने मस्ट किया हुआ था प्राइमरी, यहाँ मैंने स्टेरिक लगाया हुआ था प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैंने मेन जो रिसर्च क्वेश्चंस थे 4 उनको टॉप कैटेगरी में रखा और अपने 2 वाले रिसर्च क्वेश्चंस, ये मैं अपने पेपर की वो डिटेल्स यहाँ पे दे रहा हूँ, ये ज़हन में रख लें, ठीक है। एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस, तो मैंने बताया कि जी उन रिसर्च क्वेश्चंस एक्सपेक्टेशंस उनकी आउटकम्स क्या हैं, उन रिसर्च क्वेश्चंस से मैं क्या मुझे क्या आउटकम्स मिलेंगी। अगर मैंने कहा ना कि मैं चाह रहा हूं कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग मेथड्स जो हैं वो 2020 से 25 तक कौन से यूज हुए हैं और उनकी मोटिवेशन क्या, तो मैं आउटकम, उसकी आउटकम क्या होगी कि मैं उनके समरी टेबल्स, उनके पैरामीटर्स, उनकी सारी चीजों को डिस्प्ले करूं। ये आउटकम है मेरे रिसर्च क्वेश्चन की, पहले की, इसी तरह दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 5वें और 6ठे की, ये सारी मैंने इस हेडिंग में ऐड करनी। वो आपसे पूछेगा, यहाँ पे फील्ड होगा, आपने ये सारी डिटेल ऐड कर देनी। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, आउटकम्स क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और आउटकम आमतौर पे वो वेरिएबल्स हैं जैसे आपने पैरामीटर सर्च किए डिफरेंट स्टडीज से। मैंने कहा जी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, डाटा सेट कैरेक्टरिस्टिक्स और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मेथड्स वगैरह को हमने एनालाइज किया एग्जिस्टिंग स्टडीज में से। तो वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे क्या वेरिएबल्स, आउटकम्स जो है उन पेपर से जो मैंने इकट्ठी की थी, एक्सट्रैक्ट की थी, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कोड अवेलेबिलिटी, डाटा सेट अवेलेबिलिटी, ये सारा कुछ मैंने जो है वो एनालाइज किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये वो वेरिएबल्स हैं जो एग्जिस्टिंग स्टडीज से मैंने एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज करने हैं, ठीक है, मेन वेरिएबल्स। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वाले जो जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स हैं जो इन टेक्निक्स के ऊपर अप्लाई हुए हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, ये वाले सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद ये मतलब डिफरेंट तरह की टेक्निक्स जो मैंने यूज की हुई हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो यूज हो सकते हैं, ठीक है।
एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, पब्लिकेशन ईयर, ये मैंने अपनी स्टडीज के लिए जो एग्जिस्टिंग स्टडीज थी उनके लिए इकट्ठे किए थे, तो मैंने यहाँ पे ऐड किए जी। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ऑथर्स के डिटेल्स, डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ऑगमेंटेशन टेक्निक्स, ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैंने कौन से यूज किए, मैंने कहा जी रायान, एलिसिट, बोहेरियम, ये जो लिटरेचर व्यू, लिटरेचर सर्च, रैंकिंग, स्क्रीनिंग के लिए यूज हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे उनकी डिटेल दे दी। फंडिंग वगैरह क्या, यहाँ पे ना आमतौर पे यही देना होता है कि नो फंडिंग वार रिसीव्ड फ्रॉम द कंडक्टिंग दिस रिव्यू, मतलब हमने किसी से कोई बताना होता है कि हमने इस रिव्यू के लिए किसी से कोई पैसे नहीं लिए, हमारा अपना काम है और ये ओरिजिनल काम है। हमें पब्लिकेशन के लिए जो हमें फंडिंग लेनी पड़ेगी वो अलग चीज होती है, ये वाली वो होती है कि ये एक प्रोजेक्ट की तरह आपने काम किया है या आपने इसको इंडिपेंडेंट रह के काम किया। तो हमने इंडिपेंडेंट रह के काम किया है, किसी से पैसे नहीं लिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या इस रिव्यू को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल एंड क्लियर स्टेटमेंट दे दी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, we declare no conflict of interest regarding the publication of this protocol, there is no, because हम कहें जी कोई और भी पब्लिश हुआ है तो किसी और ने पब्लिश किया, ये हमारा ओरिजिनल है, इस तरह का हमारा किसी के साथ नहीं है, हमारा एक अपना प्रोटोकॉल है, बाकी अलग जो इस तरह की स्टडीज के ऊपर हुए हैं उन्होंने मे भी कोई और टेक्निक्स यूज की हो, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑथरशिप्स, नो ओवरलैपिंग। अच्छा, यहाँ पे ना ओवरलैपिंग ऑथरशिप का मतलब होता है कि जो आप लोग कर रहे हैं ना काम, तो इसी तरह का कोई प्रोटोकॉल है, इसी तरह की आपने कोई स्टडी किसी और जगह पे भी सबमिट करवाई हुई है, तो सेम नाम जो है ना एक ही तरह के प्रोटोकॉल में डिफरेंट जगह पे जा रहा है, तो आमतौर पे ये अनएथिकल चीज होती है। तो आपने बताना होता है कि देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑथरशिप्स, और इस तरह की कोई जो है वो डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल डिटेल है, आप यहाँ एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। सर्च स्ट्रेटेजी कौन सी यूज की आपने, अच्छा ये यहाँ पे ना गाइडलाइन है सर्च स्ट्रेटेजी की, तो यहां से पूछा गया है, यहां से ऑनवर्ड। अच्छा, पहला जो सेक्शन था ना ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे आके, ये पहला सेक्शन था पूरा, सॉरी ये यहां से लेके सर्च स्ट्रेटेजी से ये इसका सेक्शन नंबर 1 था, जिसको हमने कहा था रिव्यू मेथड्स, ठीक है, रिव्यू मेथड्स, ये पूरा सेक्शन था, इसके अंदर सारी ईच एंड एवरी डिटेल आपने दी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा सेक्शन यहां से स्टार्ट होता है वो है सर्च स्ट्रेटेजी का, ठीक है। इसके 4 से 5 सेक्शन है ओएसएफ रजिस्ट्री के, जब आप इसके ऊपर पब्लिश करवाएंगे अपना प्रोटोकॉल या रजिस्टर कर रहे होंगे तो आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें वो कहता है कि आप डेटाबेसेस के नाम बताएं जहां से आपने डेटा सर्च किया, तो जहां से मैंने डेटा सर्च किया था मैंने सिंपली उनके नाम लिख दिए, पबमेड, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, IEEE एक्सप्लोर, ठीक है। आपने इंटरफेसेस उनके कौन से यूज किए, जो डेटाबेस थे उनके ही इंटरफेस थे ना, तो मैंने उनके नाम लिख दिया। जैसे पबमेड का जो इंटरफेस है ना वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन इंटरफेस है, ठीक है। ये आप देखेंगे पबमेड जो है ना वो मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड जो जितनी भी पब्लिकेशंस हैं मोस्टली इधर आ रही होती हैं, ठीक है। तो मैंने उसका यूज किया इंटरफेस, इस तरह स्कोपस का इंटरफेस यूज किया, एल्सवेयर का किया, इसी तरह डिफरेंट तरह के जो ये जितने मैंने डेटाबेस यूज किए हैं उतने ही उनके इंटरफेसेस भी लिख दिए। अगर सिंपली गूगल स्कॉलर का इंटरफेस है तो मैंने कहा गूगल स्कॉलर ही यूज किया, तो गूगल स्कॉलर का सेम इंटरफेस है, ठीक है। मैनुअल रेफरेंस, मसलन ये कि एक स्टडी से मुझे दूसरी स्टडी मिली, तो मैंने कुछ स्टडीज ऐसे भी कलेक्ट की कि कुछ तो मुझे मिल गई हैं इन डेटाबेस से और कुछ मुझे मैनुअल रेफरेंस चेक से भी मिल गई। अच्छा, ग्रे लिटरेचर क्या होता है? ग्रे लिटरेचर वो वाला लिटरेचर होता है जो आमतौर पे पब्लिश नहीं हुआ होता, जो आमतौर पे प्री प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, जो आमतौर पे अब्स्ट्रैक्ट्स ओनली होते हैं या फुल टेक्स्ट स्टडीज नहीं होती, ठीक है। तो हमने उसको किस तरह रिव्यू की जो है वो रिमूव किया, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी लिख दी कि जी किस तरह हमने ग्रे लिटरेचर को सॉर्ट आउट किया। हमने फुल टेक्स्ट पीयर रिव्यू स्टडीज जो मेरी डोमेन की थी उनको ही लिया, उनके ऊपर ही एनालिसिस किया, ठीक है। और ग्रे लिटरेचर को जो फुल टेक्स्ट नहीं था, जो पब्लिश नहीं था, जो सिर्फ प्री प्रिंट थे, उनको मैंने आमतौर पे आप देख रहे होंगे एग्जारिफ, जो एग्जारिफ या एम एग्जारिफ इस तरह करके कहते हैं, उसके ऊपर प्री प्रिंट्स आ रहे होते हैं। ओरिजिनल सोर्सेज या डेटाबेसेस के ऊपर अगर आपको वो पेपर ना मिले तो वो सिर्फ एक प्री प्रिंट होता है, उसको आप पब्लिकेशन नहीं कह सकते। तो उसको आपने सॉर्ट आउट करना होता है कि ये नहीं है कि कभी कभी प्री प्रिंट भी अवेलेबल होता है और वो लिटरेचर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सॉरी, उसका प्री प्रिंट भी अवेलेबल होता है और पेपर भी अवेलेबल होता है। कभी कभी जो है वो सिर्फ प्री प्रिंट होता है पर अभी पेपर पब्लिश नहीं हुआ था। तो इस तरह के लिटरेचर को आप कहते हैं ग्रे लिटरेचर, जो कि ऑथेंटिक नहीं होता, पब्लिश नहीं हुआ होता,
ठीक है, सिर्फ प्री प्रिंट के तौर पे आ रहा होता है। प्री प्रिंट इज अ समथिंग ये कह रही होती है कि ये वाली स्टडी या ये वाली प्रपोज मेथोडोलॉजी इस बंदे ने जो है वो ये करने जा रहा है इस काम को, ठीक है। प्रपोजल को भी हम एज अ प्री प्रिंट ही सबमिट करवाते हैं, ठीक है। पब्लिश वो तब होगा जब आपका पेपर पब्लिश होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी जो पिछली वीडियो में ये कहा था कि प्री प्रिंट के तौर पे आपका पब्लिश वो हो सकता है, बट वो एज अ पब्लिकेशन हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक जो है वो फुल टेक्स्ट पब्लिकेशन है, ठीक है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने बताना है जी, मैंने कौन सा इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो स्टडीज थी उनके लिए यूज किया। मैंने बताया जी जो स्टडीज सिंगल मोडेलिटी के ऊपर थी, जो स्टडीज ओनली जो है वो इंग्लिश में थी, जिनके परफॉर्मेंस मेजर्स प्रॉपर तरीके से दिए गए थे, वो मैंने सेलेक्ट की। और जिनकी पीको, ये देखें ये पीको स्ट्रेटेजी है बेटा, ये आपके सवाल का जवाब है। मेरे केस में मेरा केस था मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड आई डिजीज के ऊपर। अब मेरी पीको स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप सबके सामने मेरी पीको स्ट्रेटेजी है कि पॉपुलेशन मैंने अपने केस में क्या कहा है, पेशेंट्स विद द रेटिनल डिजीज, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय फंडस एंड ओसीटी इमेजेस। मैंने वो पी पॉपुलेशन मेरे केस में मैंने पी वो सेलेक्ट किया फंडस और ओसीटी इमेजेस को, ठीक है। तो ये पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स के ही फंडस और रेटिनल इमेजेस हैं, सॉरी ओसीटी इमेजेस हैं जिनके मैंने यूज किए। तो इसलिए ये पॉपुलेशन मेरे केस में ये बनती है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि डाटा सेट एक्चुअली आमतौर पे आप इसको सिंपल लफ्जों में डाटा सेट भी कह सकते हैं। जो आपने डाटा सेट लिया है तो वो आपकी पॉपुलेशन है, अगर आपने रियल टाइम कोई स्टडी नहीं कंडक्ट की, ठीक है। तो ये डाटा सेट है, ठीक है। अब सिंपली इंटरवेंशन क्या है, मैंने कहा जी इंटरवेंशन क्या था, मेरे डाटा सेट के ऊपर जो मॉडल अप्लाई हो रहे थे, तो मॉडल्स MLDL मॉडल्स, प्रेडिक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिनल डिजीज, ये सारे वो मॉडल जो थे वो इंटरवेंशन थे। जो उस डाटा सेट के ऊपर टेक्निक्स अप्लाई हो रही थी, मैंने कहा ये वो सारी की सारी इंटरवेंशंस थी, ठीक है। अच्छा, कंपैरेटर क्या था मेरे केस में, कंपैरेटर सी जिसको कहते हैं, पीको फ्रेमवर्क इस तरह ही बनता है, PICO। मेरे केस में कंपैरेटर जो था वो अदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, क्योंकि स्टडीज क्या करती हैं, जितनी भी स्टडीज हैं मेडिकल डोमेन में या आपके डोमेन में भी आप देखेंगे, अपने काम को दूसरे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग स्टडीज के साथ कंपेयर करती हैं कि नहीं करती, करती हैं। तो हम कहेंगे कि जो मैं कंसिडर कर रहा हूं या मैं कंपेयर कर रहा हूं अपने रिसर्च सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर, मैं इसको अदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग स्टडीज के साथ कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज मतलब क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट रिलेटेबल, ठीक है। आउटकम क्या थी, तो हमने जो एनालाइज किया अपनी रिसेंट स्टडीज के अंदर, जो मैंने लिटरेचर सर्च किया, उसमें आउटकम क्या थी, डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस थी, मोस्टली लोगों ने दी हुई, ठीक है। एक्यूरेसी, मेथोडोलॉजिकल डिटेल्स दी हुई थी, डाटा सेट टाइप्स दी हुई थी, मॉडल आर्किटेक्चर, ऑगमेंटेशन स्ट्रेटजीज, ये सारी मैंने इकट्ठी की हैं। तो ये मेरे रिव्यू की आउटकम है, ठीक है। तो दैट इज इट, ठीक है। आमतौर पर कुछ ये मैं आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा, मे भी आप एंड पे पूछे भी, बट मैं पहले बता दूं, कुछ लोग जो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है वो करते ही अकॉर्डिंग टू पीको स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये ज़हन में रख लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि पीको स्ट्रेटेजी जो है वो एडिशनली डिस्क्राइब कर देते हैं जी। मैं जस्ट इट इज मीटिंग इज गोइंग ऑन आई थिंक, या मैं ये देखना चाह रहा था कि ये ना हो कि मीटिंग ही एंड होगी हो और हम जो है वो मैं बोलता जाऊं, ठीक है, सॉरी। अच्छा चले जी, मैं दोबारा आता हूं स्क्रीन के ऊपर। तो जो एडिशनल पीको स्ट्रेटेजी होती है वो कोई कोई लोग देते हैं, जैसे मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेपरेटली बताया, एक एक्सप्लिसिट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। पीको जो बताई वो मैंने अपनी डाटा सेट, मॉडल, टेक्निक्स जो मैंने सर्च की उसके ऊपर बताई कि ये मैंने टेक्निक्स, ये एक्चुअली ये एक तरह से इंक्लूजन क्राइटेरिया ही बता रही है कि ये वाली सारी पैरामीटर्स या टेक्निक्स जिन स्टडीज के ऊपर थी, जिन स्टडीज के अंदर डिस्क्राइब की गई थी, मैंने वो कंसीडर की अपने सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको पीको स्ट्रेटेजी को एज अ होल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बता दें, या मेरी तरह पहले इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सिंपली बता दें कि सिंपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है और एडिशनल पीको स्ट्रेटेजी
जो स्पेसिफिकली बता रहा है कि इस तरह की स्टडीज मैंने इंक्लूड की हैं। अब अंडरस्टूड बात है कि इसके अलावा जो भी चीज होगी, इस तरह की स्टडीज के अलावा, इन तरह की स्टडीज के पैरामीटर्स के अलावा जो भी स्टडीज होंगी वो एक्सक्लूडेड होंगी। ठीक है जी। तो ये चीज मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी, ना भी समझ आए तो हम क्यूए सेशन में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। मैंने कौन से क्यूरी स्ट्रिंग्स यूज, उन्होंने कहा जी जब आपने लिटरेचर को सर्च किया, ठीक है, ये हम डिस्कस करें ये वाली सर्च स्ट्रेटेजी को, ठीक है, उसमें ये इसकी हेडिंग आ रही है, लिटरेचर को जब आपने सर्च किया तो क्यूरी स्ट्रिंग्स कौन से यूज की, ये बताना होता है आपने अपने प्रोटोकॉल में। मैंने कहा जब मैंने लिटरेचर सर्च किया तो मेरी क्यूरी स्ट्रिंग जो थी ना वो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स को फॉलो कर रही थी। ये ना स्टैंडर्ड हेडिंग्स है। जब आपने लिटरेचर मेडिकल रिलेटेड डाटा सर्च करना होता है तो आप इस तरह की स्टैंडर्ड हेडिंग्स को फॉलो करते हैं। ये आपको ना NIH या पबमेड के ऊपर मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स की डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे, अगर कोई मेडिकल का बच्चा काम कर रहा है तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा मेरी डोमेन की मैश हेडिंग्स कौन सी हैं या मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स कौन सी। जैसे मैंने कहा जी मैंने रेटिनल डिजीज डायग्नोसिस, आई डिजीज क्लासिफिकेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजेनरेशन, एज रिलेटेड, ये ना आमतौर पे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होता है, बट मैश के अंदर आके इसको एज रिलेटेड बाद में लिखते हैं और मैकुलर डिजेनरेशन पहले लिख देते हैं। इन कंजक्शन विद ये वाली एंड अगर एक मैंने ऊपर से ये यूज की है तो नीचे इन कंजक्शन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, CNN, इमेज प्रोसेसिंग। तो जब इनके साथ मैंने यूज किया तो फिर मैंने इन दो, मतलब एक ऊपर से मैश टर्म और एक नीचे से मिला के जब यूज किया तो मैंने उससे रिलेटेड जो है वो मेरा रिलेटेड लिटरेचर था वो मुझे मिला। ठीक है, तो ये वो सर्च स्ट्रेटेजी थी जो मैंने यूज की। ठीक है, सर्च वैलिडेशन प्रोसीजर, ठीक है, a set of known relevant benchmark studies on the machine learning, deep learning for retinal disease decision used to validate the search. The preliminary search was tested in all selected databases and the strategy was refined iteratively until all benchmarks captured. ठीक है, the final validated search strings are documented in the protocol. ये वाली strings थी। ठीक है, तो मैंने पहले ये सर्च किया कि मेरी फील्ड से रिलेटेड मैश हेडिंग्स कौन सी हैं। ठीक है, क्या मेरा जो लिटरेचर है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब ये एक तरह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अदर सर्च स्ट्रेटजीज वी आल्सो एम्प्लॉयड असेंडेंसी, स्क्रीनिंग रेफरेंसेस। मतलब अदर में ये आता है कि आप कुछ सर्च लिटरेचर सर्च करते हैं पेपर्स को, तो उनके अंदर जो है वो आपने कौन कौन सी अदर जो रेफरेंसेस देखे उन रेफरेंसेस को आगे सर्च किया। ठीक है, आप सारे के सारे ये डेटाबेसेस के ऊपर सारा सर्च नहीं कर रहे, ये जो डेटाबेसेस शुरू में दिए गए थे। ठीक है, आपने मैनुअल रेफरेंस भी सर्च किए, आपको दूसरी स्टडीज में वो रेफरेंसेस मिले तो आपने उसको सर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो प्रोसीजर्स टू कॉन्टेक्ट ऑथर्स, मैंने ऑथर्स को नहीं कॉन्टेक्ट किया, जिनके पेपर्स को मैंने कलेक्ट किया है तो मैंने नहीं किया, मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने नहीं किया। ठीक है, दैट इज इट, सिंपल एंड क्लियर। Results of contacting authors, there is this data will be provided in later stage only in case of contact. मैंने कहा कि अगर हम ऑथर से कांटेक्ट करेंगे तो मे भी हम ये डाटा दें आपको, क्योंकि मैंने ऑथर से कांटेक्ट नहीं किया। जो मैंने लिटरेचर सर्च किया मैंने उनके ऑथर से कांटेक्ट नहीं किया, मैंने जस्ट उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। ठीक है, तो आप लोगों को भी टू बी सिंपल, आपको भी ये गाइड है कि आप लोग सिंपल ये टर्म ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हमने ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है, हमने कोई रिग्रेस किस्म की जो है वो नहीं की, एनालिसिस नहीं किया जिससे हमें कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ी हो। सर्च एक्सपायरेशन डेट, मैंने कहा जी सर्च एक्सपायरेशन डेट एंड हो गई है सितंबर 2020 के अंदर। ठीक है, मतलब इसके बाद मैंने कोई सर्च नहीं की और मैं सिर्फ अपना जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, सर्च स्ट्रेटेजी जस्टिफिकेशन, ये मैंने जस्टिफिकेशन दी हुई है कि क्यूरी स्ट्रिंग किस तरह सेलेक्ट की जाती है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये प्रॉपर तरीके से देखा जाता है कि हम किस तरह पेपर्स को सर्च करेंगे। तो आप जनरल भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये मैश हेडिंग्स स्टैंडर्ड हेडिंग्स होती हैं मेडिकल डोमेन में, तो आप ये स्टैंडर्ड हेडिंग्स का भी जो है वो यहाँ पे एक रेफरेंस दे सकते हैं। मिसक्लेनियस सर्च डिटेल्स, ये ना बड़ी सवाल पूछे हुए, बट ये है कि ये बड़े सिंपल हैं, अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाए अपनी स्टडी से रिलेटेड कि हम क्या कर रहे हैं, उनके जवाब एज इट इज आपने देने। additional details use of include the use of boolean operator
ट्रंक्शन का कंट्रोल वोकैबुलरी, कभी कभी हम ये करते हैं कि सिमेंटिक स्कॉलर या गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके हम अपनी मर्जी से भी कुछ लिख रहे होते हैं, वो कंट्रोल वोकैबुलरी होती है। और कभी कभी जैसे मैंने कहा जी एंड का यूज किया, और का यूज किया, ठीक है, जो मैंने बेस्ट टर्म्स में यूज किया, तो ये बूलियन ऑपरेटर का यूज आ जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग, ये इन दिस सेक्शन, अच्छा ये स्क्रीनिंग का ये नया सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन खत्म हो गया, ये वाला जो था सर्च स्ट्रेटेजी का, ये सारे सवाल सर्च स्ट्रेटेजी के थे जो यहाँ पे मैंने जवाब दिए हुए। अब स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी के अंदर जो मैंने फॉलो किया जी, सबसे पहले टाइटल को स्क्रीन किया, एब्स्ट्रैक्ट को स्क्रीन किया, फिर फुल टेक्स्ट को स्क्रीन किया, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को वेरीफाई किया, और विद द हेल्प ऑफ जो हमने एआई टूल्स स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी जो यूज की, ये सारे स्टेप्स 4 से 5 जितने भी है मैंने यहाँ पे लिखे कि ये मेरी स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी थी। स्क्रीनिंग फील्ड्स और ब्लाइंडिंग ऑफ रिव्यूअर वाज नॉट अप्लाइड। अच्छा, इसमें ये होता है कि कभी कभी हम कहते हैं कि जो स्क्रीनिंग है वो इसमें हम रिव्यूअर्स को ब्लाइंडली कहें कि जी ये जो डाटा है, ये जो भी है, ये रिलेटेड डोमेन का है, आप उसको इकट्ठा कर लें। बट अगर टेक्निकल आपकी जो स्टडीज हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के ऊपर है, मेडिकल डोमेन के ऊपर है, तो हम कहते हैं रिव्यूअर्स की ब्लाइंडिंग की कोई जरूरत नहीं होती। जो लोग डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो एक्चुअली कौन सी स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं। अगर ये कोई भी नहीं फॉलो करेंगे तो वो रिव्यूअर ब्लाइंडिंग में आ जाता है। बट मैंने बताया हुआ है कि मैंने स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजीज यूज की हैं, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर ब्लाइंडिंग, ठीक है जी। तो यूज्ड ऑफ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इज गिवन बिलो, मैंने बता दिया वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऊपर से मैंने नीचे कॉपी कर दिया कि ये वाला मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था। स्क्रीनर इंस्ट्रक्शंस, मैंने एक ना छोटी सी फाइल, ये एक तरह से कह लें कि पहले तो मैंने नहीं बनाई हुई थी, मैंने इसको ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पहले खुद लिखा, फिर एआई से इसको रिफाइन करवाया कि ये एक स्क्रीनर क्राइटेरिया क्या है, कि स्क्रीनर जो है वो स्क्रीनिंग कैसे करेगा स्टडीज की, ठीक है। स्क्रीनर इंस्ट्रक्शंस क्या है, स्क्रीन द टाइटल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट, देन प्रोसीड टू द फुल टेक्स्ट स्टडीज इफ दे मीट ऑल इंक्लूजन क्राइटेरिया, यूज यूनिमॉडल रेटिनल इमेजिंग, अप्लाई एमएल और डीएल मॉडल्स फॉर डिजीज क्लासिफिकेशन और ग्लोकोमा, published in the between the 2020 and 2025, published in English, report at least one diagnostic performance. This is my screener instruction. कि जो स्क्रीनर थे उनको पता था कि ये वाली अगर फुलफिल कर रही हैं वो स्टडीज, तो वो फर्दर एनालिसिस के लिए क्या है, ये सारी स्क्रीनर इंस्ट्रक्शंस हैं। और मैंने एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया हुआ है स्क्रीनर इंस्ट्रक्शन के नाम से, कि किस तरह हम स्क्रीनर इंस्ट्रक्शन जो है वो डेवलप करते हैं और उसको देते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये स्टडीज जो है वो हमने इकट्ठी की हैं, ये ऑथेंटिक है, और स्क्रीनर्स ने प्रॉपर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके स्टडीज को जो है वो इकट्ठा किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में आपने बताना होता है कि 2 रिव्यूअर्स थे जिन्होंने टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट्स को और फुल टेक्स्ट को स्टडी किया, ठीक है। स्क्रीनर या स्क्रीनिंग रिकंसिलिएशन प्रोसीजर, अच्छा 2 रिव्यूअर्स ने तो किया, अब एक रिव्यूअर कहता है कि ये स्टडी ऑथेंटिक है, अब बेस्ड ऑन अबव इंस्ट्रक्शन, दूसरा रिव्यूअर कहता है ये नहीं ऑथेंटिक है। तो उस तरह की रिकंसिलिएशन आपने किस तरह की, कि अगर 2 रिव्यूअर्स थे आपके पास, आमतौर पे ना प्रोटोकॉल जब सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू कर रहे होते हैं तो ये चीज जहन में रखना आपने कि ये रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 2 रिव्यूअर होने लाजमी हैं, ठीक है। और तीसरा रिव्यूअर जो आता है वो इनके दरमियान रिकंसिलिएशन करवाने के लिए आता है। तीसरे रिव्यूअर देखता है कि यार अगर दोनों में कंट्राडिक्शन है, एक कह रहा है कि ये स्टडी ऑथेंटिक है या ये पैरामीटर फॉलो कर रही है या स्क्रीनिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है, इसको इंक्लूड करना चाहिए, दूसरा कहता नहीं होना चाहिए, तो फिर ये जो क्या है तीसरा जो रिव्यूअर होगा वो उसको सॉल्व करेगा मैटर को, वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके बताएगा कि इसको इंक्लूड होना चाहिए स्टडीज को या नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 रिव्यूअर्स में अगर डिसएग्रीमेंट हो तो तीसरा रिव्यूअर इसको सॉल्व करेगा। तो आप लोग अपने प्रोटोकॉल में भी इसको इस तरह लिख सकते हैं इन अ जर्नल में, ठीक है। मैंने भी इस तरह गाइडलाइन ली थी, मैंने अपने पेपर में सिर्फ एक बार लिखा है कि ये ऐसे हुआ है, बट यहाँ पे रेपिटेडली ये सवाल पूछा गया तो हमने इसको रेपिडेटली यहाँ पे मल्टीपल जो है वो यूज किया मल्टीपल टाइम। सैम्पलिंग एंड सैंपल साइज, ये मैंने बताया, ये सैंपल साइज मेरा पूरा वो है जो मैंने सर्च स्ट्रेटेजी, रिकॉर्ड्स कितने मिले, कितनी स्टडीज थी, ये सारा वो मैंने अपने पेपर से उठा के यहाँ पे लिखा है।
स्क्रीनिंग प्रोसीजर जस्टिफिकेशन, ये सारी जस्टिफिकेशन उस स्क्रीनिंग प्रोसीजर की दी हुई है कि मतलब एक तरह से जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर था वो साइंटिफिकली भी ये एक तरह से बैलेंस था कि नहीं था। ये मैंने एक्चुअली स्टेजेस वही बयान की हैं, बट यहाँ पे बताया कि मैंने टूल्स का इस तरह का यूज किया है, इस तरह की टेक्निक्स का यूज किया है कि जो स्टडीज हमने स्क्रीन की हैं क्या उसके ऊपर वो अप्लाई होंगी कि नहीं होंगी। डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग, ठीक है। अब देखें जो आपने डाटा इकट्ठा किया है, ठीक है, आपने 20 पैरामीटर्स 30 पैरामीटर्स जैसे स्टडीज की आईडी, ऑथर नेम, डिटेल्स किस तरह मैनेज की हैं आपने? एक्सेल फाइल्स में की हैं, आपने CSV फाइल में की हैं, आपने जिस तरह भी की है आपने बताना है। और यहाँ पे ये भी बताना है कि अपॉन पब्लिकेशन और अपॉन पब्लिकेशन ऑफ माय पेपर मैं इस डाटा को पब्लिक भी कर सकता हूँ अंडर CC बाय 4.0 लेसन्स। उसका मतलब होता है कि कोई लोग दूसरे भी आपके जो मेटा डाटा को देखें और उससे इंस्पिरेशन ले और इस तरह के सिस्टमेटिक रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है कि आफ्टर द पब्लिकेशन, जब मुझे लगेगा कि पेपर मेरा पब्लिश हो गया, फिर डाटा को हम पब्लिक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि पहले करेंगे तो क्या पता मैं वेट करता रहूं पब्लिकेशन का और कोई बंदा उसी तरह का एनालिसिस करके अपना प्रोटोकॉल बना के पब्लिश कर दे, तो इस तरह के बड़े बायसेस या इश्यूज आते हैं। मिसक्लेनियस स्टडीज, ये यहाँ पे बताया रिव्यूअर रिसीव ट्रेनिंग एंड कैलिब्रेशन एक्सरसाइजेस बिफोर फॉर्मल स्क्रीनिंग टू अलाइन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। मतलब जैसे अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हम कहते हैं कि पहले पूरा हम ट्रेन किया कि किस तरह रिव्यू करना है, किस तरह स्ट्रेटेजीज को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। ये सारा करने के बाद हमने उनको जो है वो जो आगे प्रोसीड किया, रिव्यू करना शुरू किया। एक्सट्रैक्शन, अच्छा अब ये मेरे ख्याल में ये लास्ट है एक्सट्रैक्शन का। मेरे एक और सेक्शन है एक्सट्रैक्शन के सेक्शन में आपने बताना होता है कि यू रजिस्टर योर प्लान फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन, द प्रोसीजर यू डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, you are interested in the from the included sources. Example of such data are text fragments, effect sizes, study design, characteristics, year of publication, जैसे कि मैंने ऊपर बताया भी हुआ है। हालांकि ये यहाँ पे ना रेपिटेशन होती है कुछ सेक्शंस के अंदर, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से वो रेपिटेट किया कि किस तरह का डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया। ये देखिए मैंने ना वो मेटा डाटा जो फाइल ऊपर बताया था ना कि मैंने जो मेटा डाटा फाइल बनाई है इन पैरामीटर्स की, उसको यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि ये मेटा डाटा फाइल मैंने ये वाली एंटिटीज मैंने एक्सट्रैक्ट की हैं। एक्सट्रैक्शन स्टेजेस, ठीक है, किस तरह मैंने डाटा एक्सट्रैक्शन की है। ट्रेनिंग एंड कैलिब्रेशन पहली स्टेज थी, दो रिव्यूअर्स ने इसको जो है वो किया स्टडीज को और 20 पैरामीटर्स को किया। डिपेंडेंसीज वर डिस्कस एंड द एक्सट्रैक्शन टेम्पलेट वाज रिफाइंड। 2-3 बार हमने टेम्पलेट भी रिफाइन किया, ठीक है। 2 रिव्यूअर्स इंडिपेंडेंटली एक्सट्रैक्टेड मेटा डाटा, ठीक है। ये सारी वो चीजें जो हमने एक्चुअली की हुई है, ठीक है। बस आपने ये देखना है कि इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, ठीक है। ये आप लोग भी करेंगे, या आप लोग कर रहे होंगे या आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। आप लोगों को बड़ी इसकी सेंस प्रिवेल हो रही होगी, समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फिर मैंने बताया कि सारे एक्सेप्टेड डाटा को हमने एक्सेल फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ है। ये सारी वो चीजें हैं जो प्रोटोकॉल के अंदर आप बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे स्क्रीनर इंस्ट्रक्शन थी, ऐसे ही एक्सट्रैक्टर इंस्ट्रक्शन है कि उसने क्या कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। तो लेट्स से मैंने एक टेम्पलेट बनाया था, उसमें बताया था कि ये वाले पैरामीटर्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो वो वाली मैंने सारी डिटेल यहाँ पे डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अटैच का भी ऑप्शन देता है, अगर जरूरी है तो कर दें, अदरवाइज आप यहाँ पे फील्ड के अंदर ही आंसर कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टर मास्किंग, नो मास्किंग। मास्किंग का मतलब ये है कि आपने ब्लाइंडली कहा जी जो मर्जी इकट्ठा करते जाओ, नहीं, आपने इंस्ट्रक्शन दी है, तो इसका मतलब है देयर इज नो ब्लाइंडिंग और मास्किंग। हमने एक्सट्रैक्टर को कहा है जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एग्जिस्टिंग इंक्लूडेड स्टडीज की, वो सारी इकट्ठी करें। एक्सट्रैक्शन रिलायबिलिटी, परफॉर्म्ड एक्सट्रैक्शन रिलायबिलिटी इंडिपेंडेंटली एंड डुप्लीकेट 2 रिव्यूअर्स पर स्टडीज, ठीक है। मतलब हमने जो भी स्टडीज की, हमने देखा कि ये जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया ये प्रॉपर तरीके से किया गया कि नहीं, बार बार रिवाइज भी किया हमने अपने केस में, बार बार रिवाइज भी किया गया। ये नहीं है कि एक बार इकट्ठा करके कह दिया जी ये सारा एक्सट्रैक्ट जो किया है ये हमने सही किया। कभी भी आप AI टूल्स पे ऊपर सारा इन्हिसार ना करें, एक स्टडी को जरूर देखें जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आप कंसीडर कर रहे हैं अपने पेपर के अंदर। चलो आपने 20 नहीं किए, आपने 5 या 10 पैरामीटर्स आपने 20 एक्सट्रैक्ट किए थे, बट 5 या 10 पैरामीटर्स को एनालाइज किया पूरी स्टडी के अंदर। उन 5 या 10 पैरामीटर्स को स्टडीज के अंदर जाके एक्चुअली देखें भी कि क्या ये एक्चुअली फुलफिल कर रहे हैं वो
रिक्वायरमेंट जो मुझे एआई टूल्स ने भी दी है निकाल के, ये जेन में रखना होता है आपने कि आपके एआई टूल भी एक्सट्रैक्ट करके दे रहे होते हैं आपको इन्फॉर्मेशन, बट हमेशा के लिए ये ट्रू नहीं होता। एआई टूल को एज अ स्लेव यूज नहीं करना, एज अ मास्टर यूज करना है। आपने वेरीफाई करना है कि उसकी आउटपुट जो है वो आपके पेपर में गलत ना जाए, कि वो पेपर में आप कोई पेपर, एक मिसाल कोई 2-4 पेपर अपलोड करके कहते हैं मुझे ये वाला पैरामीटर दो, आपको पैरामीटर देता है, आप एज इट इज अपने पेपर में डाल लेते हैं, बट एक्चुअली वो पैरामीटर्स की वो वैल्यूज वो होती ही नहीं है। ठीक है, जब आप एक्चुअल पेपर में देखते हैं एक्चुअली वो नहीं है, वो आपकी स्टडी के ऊपर इफेक्ट करता है कि आपने स्टडी सही से नहीं की। ठीक है, तो ये चीजें देखना बड़ी जरूरी होता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर जस्टिफिकेशन, ये यहाँ पे बताया कि जो चीज जो डिटेल्स मिलती थी हमने डेटा सेट या मॉडल वेरिएबल्स वगैरह वो इकट्ठे किए, जहां पे नहीं मिलता था नॉट अवेलेबल या नॉट रिपोर्टेड वगैरह इस तरह की टर्म्स हमने यूज की। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन यहाँ पे दे दी। डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग दोबारा से पूछा हुआ है, हमने कहा जी ये हमने एक्सट्रैक्ट की है ऑन विल बी अपलोडेड ऑन ओएसएफ लेटर स्टेज। लेटर स्टेज का मतलब यही है कि जब ये पब्लिश हो जाएगा पेपर, तो प्रोटोकॉल तो पब्लिश हो गया है, बट पेपर पब्लिश होगा तो फिर उसके बाद हम ये सारी डिटेल्स अपलोड कर देंगे। मिसलेनियस एक्सट्रैक्शन डिटेल्स, वन मेटाडाटा फाइल, दोबारा से ये रिपीट हो गया यहाँ पे। मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि वो ना उन्होंने यहाँ पे ना इसको किया होता है मस्ट, तो हमें लगता है कि यार ये दोबारा से वही सवाल पूछ रहे हैं, तो मोर और लेस आंसर जो है सेम आ रहा होता है। सिंथेसिस एंड क्वालिटी असेसमेंट, यहाँ पे ये देखें, ये लास्ट सेक्शन है मेरे ख्याल में, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। उसके बाद भी एक सेक्शन है, नहीं वो उसमें बस हमें सबमिशन का देना होता है और वो गाइडलाइन देनी होती है। इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वेयर इज इट इज सिंथेसिस एंड क्वालिटी असेसमेंट, या इसमें आपने बताना होता है वो सारे पॉसिबल टूल्स, वो सारी पॉसिबल एनालिसिस टेक्निक्स जो आपने यूज की है अपने या करने जा रहे हैं अपने रिव्यू के अंदर। ठीक है, प्लान डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपने कहा जी डाटा जो मैंने किया था वो मैंने एक कैटेगोरिकल फॉर्म में किया था। ठीक है, तो मैंने इसको क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो है वो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, वॉइस वर्सा। ठीक है, हो गया जी। मिसिंग डाटा को किस तरह आपने हैंडल किया ये भी आपने बता देना। कुछ डाटा आपको लगता था कि मिसिंग डाटा है, जैसे किसी ने एक्यूरेसी दी होती है, किसी ने एक्यूरेसी नहीं दी होती, कोई अदर परफॉर्मेंस मैयर दी होती है, तो उसको हमने डॉक्यूमेंट किया। हमने कहा जी अदर परफॉर्मेंस मैयर है, यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है। तो एक्चुअली इन एक तरह से कहने का मकसद ये है कि हमने बताया भी कि यहाँ पे ये चीज अवेलेबल थी स्टडी में, इस चीज में ये चीज अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो ये एक्चुअली रिस्क ऑफ बाइस में आ जाता है, जो रिस्क ऑफ बाइस असेसमेंट होती है। डाटा वैलिडेशन, ये सारी ये वही टेक्निक है जो मैंने अभी बताई थी आपको, कि जो डाटा आपने इकट्ठा किया है और जो आपने जो टेक्निक्स यूज की हैं उसकी बेस पे आपने दोबारा वैलिडेट भी करना है स्टडीज को कि एक्चुअली वो डाटा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, वैलिडेट आपने करना है। ठीक है, मेथोडोलॉजीज, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर जो भी उन्होंने कोड डाटा अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, तो आपने किस तरह फ्लैग किया उसको। मैंने कहा जी किसी स्टडी में अगर कोड और डाटा की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो मैंने उसको फ्लैग किया, लो, हाई, सम कंसर्न्स, सम इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन। अगर किसी ने कोड और डाटा दिया हुआ है तो मैं कहता हूँ रिस्क ऑफ बाइस लो है, नहीं दिया हुआ तो हाई है। ठीक है, कहा हुआ है बट एक्चुअली नहीं है, हाई है। अगर उसने दिया हुआ है बट देयर आर सम परमिशन रिक्वायर्ड, मैं कहता हूँ सामने कह सकते हैं कि ये कंसर्न्स हैं, ये मतलब मे बी परमिशन के बाद वो हमें दे ही ना डाटा। ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि इसने प्रेजेंट ही नहीं किया हुआ जो पैरामीटर मैं बता रहा हूं, कि जैसे मेथोडोलॉजिकल ट्रांसपेरेंसी, कोड की ट्रांसपेरेंसी, वैलिडिटी, तो अगर उससे रिलेटेड कोई उसने गलती की हुई है तो हम उसको फ्लैग किस तरह कर रहे हैं, लो, हाई, सम कंसर्न्स और नो इन्फॉर्मेशन से अपने पेपर के अंदर। ये मैं सारी चीजें अपने पेपर की बता रहा हूं कि मैं अपने पेपर के अंदर किस तरह ये चीजें डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। ठीक है, क्वालिटी असेसमेंट मैंने बताया जी, मैंने टूल का यूज किया और उसके ऊपर इस टूल की बेस पे मैंने जो है वो ये वाली डोमेन्स, डेटा सेट, कोड, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ये वाली वो पैरामीटर्स हैं जिनको मैंने फोकस के साथ एनालाइज किया। देखिए मैंने शुरू में कहा मैंने 20 पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट किए, बट मैं आखिर में 5 पैरामीटर्स पे आ गया जिनको क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा अदर स्टडीज के अंदर कि क्या डाटा सेट प्रेजेंट है कि नहीं है, कोड प्रेजेंट है कि नहीं है, क्लिनिकल वैलिडेशन उन्होंने की है कि नहीं है, प्री प्रोसेसिंग की है कि नहीं की है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखना होता है कि एक्सट्रैक्शन इज एक्सटेंसिव, बट जब क्वालिटी की बात आती है तब आप वो पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं या वो
रिलेटेड जो है वो वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना होता है। सिंथेसिस प्लान के अंदर मैंने बताया थी 2 टायर्स है, ये फिर वही है। फर्स्ट नैरेटिव सिंथेसिस है, ठीक है। पहले मैंने ना कंपेयर किया टेबल्स के अंदर, नैरेटिव बिल्ड किया कि स्टडी में ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। दूसरा जो है रिस्क ऑफ बायस सिंथेसिस, ठीक है। सेकंड जो है सफिशिएंट डाटा अवेलेबिलिटी, क्वांटिटेटिव सिंथेसिस, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। और उसकी बेस पे मैंने ना वैल्यूज कैलकुलेट की हुई, जैसे मेरे एब्स्ट्रैक्ट में आपको नजर आ रही होंगी। मे भी अगर पेपर एक्सेप्ट होता है तो मैं आपको फिर पेपर भी दिखाऊंगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ डिस्क्राइब की हुई कि कैसे की है। क्राइटेरिया फॉर कंक्लूजन और इन्फ्रेंस, मैंने कहा डाटा एक्सट्रैक्शन, क्वालिटी असेसमेंट एंड एनालिसिस वगैरह जो मैंने दिया है, और 2 रिव्यूअर्स ने इसको रिव्यू किया और उसकी बेस पे 3rd रिव्यूअर ने उसकी वैलिडिटी को चेक किया, और ये एक्चुअली हमने किया, ठीक है। ये नहीं है कि ये ऐसे ही लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। Synthesis blinding, full blinding of the synthesis was not feasible due to the technical nature of the MLDL, but several safeguard minimize bias like data extraction, quality assessment, and statistical analysis being performed independently by 2 reviewers with the 3rd reviewer checking the consistency, ठीक है। सिंथेसिस रिलायबिलिटी, फिर वहां मतलब एक तरह से ये रेपिटेशन आ गया, वो जैसे हमने कहा ना स्क्रीनिंग रिलायबिलिटी, और इसके अलावा जो है वो सर्च रिलायबिलिटी, और ये सिंथेसिस रिलायबिलिटी को यहाँ पे उसने कहा किस तरह ये आपने डिफाइन की। मैंने कहा जी मैंने कुछ जो है ना वो स्टैटिस्टिकल मेजर्स का यूज किया, जैसे कोहन कैपा है, आईसीसी है। मैंने बताया जो मैंने डेटा सिंथेसिस किया उनकी बेस पे कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, उसकी बेस पे मुझे ये सिंथेसिस रिलायबिलिटी जो है वो मिली, ठीक है। सिंथेसिस रिकंसिलिएशन प्रोसेस, फिर वही बात है कि डाइवर्जेंट सिंथेसिस डिसीजंस वर रिजॉल्व थ्रू द independent comparison of extracted data and subgroup analysis followed by the structured decision between the reviewers। ये एक चीज ये होती है कि कभी-कभी आपको लगता है कि कुछ स्टडीज के अंदर जो है ना एक तरह से एक रिव्यूअर को लग रहा होता है कि ये वाली जो पैरामीटर्स है ना वो फुलफिल कर रही है ये स्टडी, दूसरे रिव्यूअर को लग रहा होता है कि ये वाली चीजें नहीं है, एक्चुअली ये वाली पैरामीटर्स उसको फुलफिल नहीं कर रहे। तो फिर हमने किस तरह किया, फिर हमने डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ 3rd रिव्यूअर जो है वो उसको रिकंसिलिएट किया अगर प्रॉब्लम्स या रिस्क ऑफ बाइस वगैरह का इशू आ रहा था। पब्लिकेशन बाइस, ये मेन चीज जो मैंने पब्लिकेशन बाइस के अंदर जो हमने की है वो ये कहा कि जो लोगों ने पब्लिश किया हुआ है, डेटा अवेलेबिलिटी के बारे में कई लोगों ने बताया है बट डेटा नहीं अवेलेबल है। प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स किसी ने सही तरह बयान ही नहीं की हुई अपनी स्टडीज के अंदर। कोड अवेलेबिलिटी कहा हुआ है पर दी नहीं हुई। इसको मैंने किस तरह असेस किया, ये सारी मैंने यहाँ पे डिटेल बताई है कि लोगों ने जो काम किया है एक्चुअली में वो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। एक्चुअली में हम उनकी पब्लिकेशंस के अंदर बायस देख रहे हैं कि कितनी बायस स्टडीज हैं या अनबायस स्टडीज हैं। बायस का मतलब ये है कि उन्होंने कोई चीज बताई हुई है बट दी नहीं हुई, इसका मतलब वो बायस चीज है, मतलब पता ही नहीं है कि वो कंफर्म चीज नहीं है। कोड अवेलेबिलिटी कहा हुआ है जी मिल जाएगा आपको कोड, पर कहीं पे लिंक ही नहीं है, ना कोई इंफॉर्मेशन है कि आपको कांटेक्ट किस तरह किया जा सकता है। तो इट इज एक्चुअली अ पब्लिकेशन बाइस, ठीक है। हम कहेंगे कोड हाई रिस्क ऑफ बाइस कि जी इसने कहा तो है ये कोड यूज करके मैंने ये इंप्लीमेंटेशन की है बट उसकी डिटेल नहीं दी हुई, ठीक है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस वगैरह जो है वो हमने किया रिस्क ऑफ बाइस एनालिसिस के साथ, और इसको हमने परफॉर्मेंस मेजर्स के साथ लिंक किया। इसको आप पढ़ भी सकते हैं डिटेल में, मैं इसको सारा नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा हो चुका है। सिंथेसिस प्रोसीजर जस्टिफिकेशन, ये प्रोसीजर जस्टिफिकेशन के अंदर मैंने सारी वो टेक्निक्स बताई जो मैंने यूज की हुई, और मैंने ये भी कहा कि रिस्क ऑफ बाइस मैंने किस तरह किया है, मैंने किस तरह मॉडल्स की एक्यूरेसीज को और डुअल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर को फॉलो किया, ठीक है। क्रॉस चेक्स कहाँ पे लगाए, और 2 रिव्यूअर्स ने किस तरह जो आइडेंटिफाई किया स्टडीज को, और 3rd रिव्यूअर ने किस तरह उनके दरमियान रिकंसिलिएशन की, ये सारी वो चीजें हैं। सिंथेसिस डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग, ये विल बी ओपन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपने बताना होता है कि जो आपका डेटा था सारा, ठीक है, आपने सिंथेसाइज किया, उसकी ट्रांसपेरेंसी और रिप्रोड्यूसिंग, अब आपके ऊपर बात आ जाती है, ठीक है। आपने दूसरों का तो सारा डिस्कस किया बट आप क्या करेंगे। यहां पे मैंने लिखा है कि जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया है, फिगर्स हैं, सिग्नल प्लॉट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिकेशन, जब हमारा पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा या पब्लिश हो जाएगा तो हम इस रेपोजिटरीज पे भी वो सारी चीजें अपलोड कर देंगे क्योंकि वो हमारा पेपर उधर से पब्लिश हो चुका होगा। तो ये एक लेसन होता है
CC बाय 4.0 लेसन्स, जिसमें होता है इसको कहते हैं क्रिएटिव कॉमन लेसन्स, जिसमें लोग जो है वो डेटा ओपनली शेयर करते हैं फॉर अदर रिव्यूअर्स एंड अदर रिसर्चर्स, ताकि वो आपकी स्टडी से इंस्पायर होके वो जो है वो फर्दर स्टडीज कर सकें आपकी डोमेन में, ठीक है। मिसलेनियस सिंथेसिस डेटा डिटेल्स, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स वगैरह के बारे में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे फ्लो डायग्राम मैंने किस तरह बनवाई है, किस किस टूल से बनवाई है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने प्लॉट्स वगैरह किस तरह किए हुए हैं, ये सारी चीजें मिसलेनियस डिटेल के अंदर आ जाती हैं। दिस इज एक्चुअली डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय OSF रजिस्ट्री। तो इसलिए बेटा मैंने आपको कहा था, तो बेटा ये दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये मैं आपको पहले ये कहा था कि इट टेक्स टाइम, 2 से 3 दिन आपको लग सकते हैं प्रोटोकॉल को सही तरीके से एनालाइज करके सबमिट करते हुए। ये ना कोशिश करें कि एक दिन में ये बस मेरे पास कॉपी पेस्ट है, मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। मैंने खुद 3 दिन, 2 से 3 दिन, मेरे ख्याल में यहाँ पे डेट आ रही होगी, क्रिएटेड डेट एंड रजिस्टर्ड डेट, बट इनिशियल डेट आ रही होगी। इनिशियल डेट थी मेरे ख्याल में 23 थी या 22 थी, ठीक है, जिसमें मैंने एक्चुअल में मेरे जो है ना वो टाइम लगा मुझे 3 से 4 दिन का, जब मैंने ये सारा थोड़ा थोड़ा करके एक 2 सेक्शन करके डेटा जो है वो रिलेटेड डेटा। और अभी भी मुझे लगता है कि कहीं पे मैंने रिपीटिशन थोड़ी बहुत की हुई है, बट वो एक्चुअली इतने लिंक करते हैं सेक्शंस आपस में, तो वो ना चाहते हुए भी ये रेपिटेशन हो जाती है। जरूरी नहीं है जितना जितना डाटा मैंने डिटेल में दिया हुआ है आपने भी उतनी डिटेल में देना है। बी सिंपल, बी क्लियर, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा था, मैं अपना पेपर सारा लिख चुका हुआ था, तो इसलिए मैंने बड़ी डिटेल में चीजें दी है। तो आप इससे थोड़ा कम भी दे सकते हैं, आप इससे थोड़ी सिंपल भी दे सकते हैं चीजें, और बड़ी इफेक्टिवली अपना प्रोटोकॉल जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं ऑन OSF, Zunado, प्रोस्पेरो, एनीवेयर। ये ना मिलते जुलते होते हैं इनके जो फ्रेमवर्क्स जो होते हैं। मैंने ये एक जगह से भी इंस्ट्रक्शंस देखी थी, मोर लेस 89 इंफॉर्मेशन हर जगह पे चाहिए होती है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग क्विक रिसर्च रिव्यूज। नेक्स्ट वीडियो में